हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, पूरी किताब के सभी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, 50 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनसे आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर फंस जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हमने आज के जो क्वेश्चन लिए हैं वो पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है ये हमें बताना होगा। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56 मोल। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता 55.56 मोल होती है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं आप, अगला हमारा क्वेश्चन है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, समपराशरी विलयन क्या होता है तो देख सकते हैं आप, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब सामान्य ताप पर समान रहते हैं उन विलयन को हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थों का विलयन जिनके परासरण दाब सामान्य ताप पर समान रहते हैं उस विलयन को हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा, मोलरता किसे कहते हैं। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलरता किसे कहते हैं। और मोलरता पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में, किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, किसी विलयन, जैसे कि आपका क्या हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क कैसा होता है, लीटर में होता है। ठीक है, तो किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के जितने मोल घुले हों उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का, मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन लीटर में। ठीक है, मोलरता में क्या होता है, लीटर में होती हैं चीज़ें, और अगर बात मोलरता की जाए तो उसमें क्या होगा, किलोग्राम में होगा। ठीक है, तो मोलरता कैपिटल M बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर हम बात करें मोलरता की तो देख सकते हैं आप, मोलरता किसे कहते हैं तो किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, मोलरता में होता है 1 लीटर विलायक में, और मोलरता उसका जस्ट अपोजिट 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के जितने मोल खुले होते हैं उसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मोलरता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में। ठीक है, मोलरता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोल अंश को परिभाषित कीजिए। क्या होता है मोल अंश, उसको परिभाषित करना है। तो देख सकते हैं आप, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का अथवा अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन में हम क्या करें, किसी एक घटक का या फिर किसी एक अवयव के जो मोलों की संख्या घुली होती है और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसे x से व्यक्त किया जाता है। मोल अंश x से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मोल अंश के लिए, तो हम क्या मान लेते हैं, माना विलयन में 2 अवयव विलेय और विलायक है। हम क्या मानेंगे, माना विलयन में 2 अवयव विलेय और विलायक घुले हुए हैं। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर विलेय के मोल अंश के बारे में बात करें तो विलेय का मोल अंश हो जाएगा, विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक का मोल। ठीक, जिस चीज़ का मोल अंश निकाला जाता है, जैसे विलेय का मोल अंश निकाला जा रहा है तो हम ऊपर क्या रखेंगे, विलेय के मोल बटे में विलेय प्लस विलायक का मोल। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, विलायक का मोल अंश निकालते हैं तो ऊपर हम रखते हैं विलायक का मोल
बटे में रखते हैं विलेय प्लस विलायक का मोल, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलायक का मोल बटे में विलेय प्लस विलायक का मोल अंश। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया जाता है, चाहे आप विलेय का मोल अंश निकालिए या फिर विलायक का मोल अंश, इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या होता है। ठीक है, कोलराउस का नियम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और 3 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कोलराउस का नियम होता है कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं आप, उदाहरण कैसे देंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये होता है कोलराउस का नियम। अब बात करें हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो देख सकते हैं आप, केमिस्ट्री में आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो देख सकते हैं आप, इस नियम के अनुसार, ठीक, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, जब हम किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन कराते हैं तो उस प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष, जैसे कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो वैसे ही जब विद्युत का अपघटन कराया जाता है तो इलेक्ट्रोड विशेष पर जो मुक्त पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये नियम किसने दिया, ये फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका होता है W प्रोपोर्शनल Q। क्या होता है फॉर्मूला, W प्रोपोर्शनल Q। ये फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। और फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, तो होता क्या है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न अपघट्यों के विलयन में, जब हम क्या करें, काफ़ी सारे विद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम व्यवस्था में जोड़ दें। ठीक, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए, हम क्या करें, जिन विद्युत अपघट्यों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम व्यवस्था में जोड़ा है, उनमें जो विद्युत की मात्रा हम प्रवाहित करें वो कैसी हो, एक समान हो। ठीक, हर जो पदार्थ को हमने जोड़ा है, विद्युत अपघट्य को जोड़ा है श्रेणी क्रम में, वहाँ पे विद्युत की मात्रा कैसी जाए, समान जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान है उनके तुल्यांकी भारों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोडों पे जो मुक्त पदार्थ होते हैं उनके द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। ये तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम को हम सूत्र कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए होता है फॉर्मूला W1 प्रोपोर्शनल E1 व W2 प्रोपोर्शनल E2। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये क्या होता है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम का फॉर्मूला है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु वायु और जल में स्थायी है, ऐसा क्यों। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अल्युमिनियम का जो स्थान है हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है किंतु वायु और जल में वो स्थायी है, ऐसा क्यों होता है। ठीक, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक, चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। जो हमारा एल्युमिनियम है वो गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल से अगर इसकी हम क्रिया कराएं तो क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है। कहने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये क्या करेगा, जब हम इसको किसी गर्म जलवायु या जलवायु वाले विलयन के साथ उच्च ताप पर क्रिया कराएंगे तो इसकी क्रिया तेज होगी, और अगर हम साधारण ताप पे जल या जलवायु से क्रिया कराएं तो इसकी
क्रिया कैसी होगी, मंद होगी, बहुत ही धीमी होगी। ठीक, तो ये इसके इस जल और वायु में स्थायी होने का कारण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर सकता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाता? ठीक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है तथा तांबे का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है उसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर तथा जो तांबा है हमारा उसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक अधिक अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा और हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराएंगे हम जिंक की और तांबा की कराएंगे तो अधिक अपचायक होने के कारण जिंक क्या कर देगा, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, परंतु तांबे का स्थान हाइड्रोजन के नीचे है तो ये अपचायक गुण नहीं प्रदर्शित करेगा और अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित ये नहीं कर पाएगा। और जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये आसानी से क्या करेगा, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। ठीक है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर 1/ρ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा बराबर 1/ρ, मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, इसको आपको बताना है। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय उस अभिक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के क्या होगा, समानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी समय कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उसमें जो अभिकारक का आणविक सांद्रण C है, उस अभिक्रिया के वेग का जो सांद्रण है, वेग है अभिक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के क्या होगा, समानुपाती होगा। कैसे होगा, फॉर्मूले के माध्यम से समझिए, dx/dt प्रोपोर्शनल टू C के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो हो क्या जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू kc, जहाँ पे k क्या है, वेग स्थिरांक, k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो हम क्या कर देंगे, यदि C बराबर 1 रख दें, ठीक, हम क्या करें, यदि C बराबर 1 रख दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू k। ठीक, अतः हम कह सकते हैं, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर ताप पर किसी अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण में होने वाला जो अभिक्रिया के वेग है उसको हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है। ठीक है, तापीय गुणांक क्या होता है और अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो देख सकते हैं आप, तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। इसे क्या कहा जाता है, तापीय गुणांक कहा जाता है और अभिक्रिया के वेग से इसका यही संबंध होता है। तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण द्वारा समझाना है। देख सकते हैं आप, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ऐसी
अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिक्रिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? A0। क्या हो जाएगा? वेग प्रोपोर्शनल A0। ठीक, तो उदाहरण कैसे देंगे? उदाहरण देख लीजिए, H2 + Cl2 और किसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा? 2HCl हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, वेग में इसका मान निकालें तो वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। ठीक, तो कोटि हमारी कितनी आ जाएगी? कोटि हमारी 0 आ जाएगी और व्यंजक क्या निकल के आएगा? व्यंजक x बराबर KT। ठीक, जहाँ पर x क्या है? अभिकारक A की वह मात्रा है, जहाँ पर x अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है। जहाँ पर x अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक, तो ये बात हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं आप, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाना है। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वेग प्रोपोर्शनल A की पावर 1। ठीक, प्रथम कोटि की है तो पावर कितनी होगी? 1। वेग प्रोपोर्शनल A की पावर 1। और उदाहरण हम किसका देंगे? उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे सुक्रोज लिया है। अब सुक्रोज का क्या कराएंगे? जल अपघटन करा देंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में। हम क्या कराएंगे? सुक्रोज का जल अपघटन करा देंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा हमें? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज समान मात्रा में हमें प्राप्त हो जाएंगे। और अगर हम क्या करें, अभिक्रिया का यहाँ से वेग निकालें तो वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? सुक्रोज, हम यहाँ पे सुक्रोज लिख लेंगे और अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो पावर कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारी यहाँ से कोटि कितनी निकल के आएगी? कोटि हमारी 1 निकल के आएगी, जिसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा K बराबर 2.303 अपॉन T log 10A/A-x। ये क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र है। देख सकते हैं आप, क्या है सूत्र? K बराबर 2.303/T log 10A/A-x। ये क्या है? हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला है। इससे बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आभासी एकणुक अभिक्रिया उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, आभासी एकणुक अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण द्वारा समझाना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो उसे हम क्या कहते हैं? आभासी एकणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो आभासी एकणुक अभिक्रिया है क्या करता है? विकल्प में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, आपको छांटना होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 होती है परंतु आणविकता 1 नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? आभासी एकणुक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण के लिए हमने लिया है सुक्रोज। इसका जल अपघटन करा रहे हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हमें समान मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसकी आणविकता कितनी है? आणविकता इसकी 2 है और कोटि कितनी है? 1 है। ठीक, क्योंकि ये समान मात्रा में प्राप्त हो रहा, आणविकता इसकी 2 और कोटि इसकी 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आभासी एकणुक अभिक्रिया कहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? ये हमें समझाना है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारण है कि धात्विक आबंधों के निर्माण में ये सहायता
सहायता करते हैं। ठीक, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं तथा इनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनके धात्विक आबंधों के ये क्या करते हैं, धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। यही कारण है संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है? आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें आपको बताना है। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षक में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक F ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें F ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। ठीक, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षक में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक F ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें F ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान बताइए। एक्टिनाइड तत्वों का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं आप, एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। एक्टिनाइड्स तत्वों को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे स्थित क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। एक्टिनाइड्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। एक्टिनाइड्स के तत्वों को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5F कक्षक में प्रवेश कर पाता है। इस श्रेणी में थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 होता है से लेकर लॉरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित होते हैं। एक्टिनाइड्स में 90 से लेके 103 तक के 14 तत्व शामिल हैं। ठीक, ये आवर्त सारणी में एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 का अनुसरण करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, आवर्त सारणी में एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है इसका अनुसरण करते हैं तथा भौतिक और रासायनिक गुणों में भी उससे समानता प्रकट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं और उसी प्रकार के भौतिक व रासायनिक गुणों की समानता प्रकट करते हैं। इसी कारण से इन तत्वों को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड्स तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्टिनाइड्स तत्वों का आवर्त सारणी में क्या स्थान होता है। ठीक, अब बात आती है लैंथेनाइड तत्व क्या है, इनके नाम लिखना है। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्वों को हम लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में परमाणुओं के 4F कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, लैंथेनाइड कहा जाता है। और लैंथेनाइड तत्वों के नाम लिखने थे तो देख सकते हैं आप, लैंथेनाइड में है सीरियम, प्रेजियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हीवियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम। ठीक, सीरियम, प्रेजियोडियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हीवियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम। ठीक है, इन तत्वों को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड्स तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रकार से होती है। ठीक है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। देख सकते हैं आप, धातु आयनों का छोटा आकार होना, ठीक, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश, लिगेंडों द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक की प्राप्तता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, संक्रमण तत्वों के जटिल यौगिक बनाने में इनकी प्रवृत्ति अधिक होती है। धातु आयनों का छोटा आकार होना, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होना, लिगेंडों द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक की प्राप्तता ही क्या होती है, संक्रमण तत्वों को जटिल यौगिक बनाने में ये अधिक काम करते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संक्रमण तत्वों द्वारा अंतराकाशीय यौगिक तथा रंगीन आयन
बनाना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतराकाशीय यौगिक किस प्रकार से बनते हैं हम इनको जानेंगे। ठीक है, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इसके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इसके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अंतराकाश कहा जाता है। ठीक है, इन अंतराकाश में छोटे छोटे धातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, जो रिक्त स्थान होते हैं परमाणुओं के अंदर, जो छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें अंतराकाश कहा जाता है, वहाँ उन अंतराकाशों में छोटे छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ ही ये परमाणु आबंध बना लेते हैं, इसके साथ ही ये जो परमाणु हैं ये आबंध बना लेते हैं। इस प्रकार अंतराकाशीय यौगिक बनते हैं। ठीक, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अंतराकाश कहा जाता है। तथा इन अंतराकाशों में छोटे छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा इसके साथ ही धातु परमाणु आबंध बना लेते हैं। इस प्रकार से अंतराकाशीय यौगिक बनते हैं। अब हमारा अगला हेडिंग है, हमारी अगली हेडिंग है रंगीन यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। तो देख सकते हैं आप, संक्रमण धातुओं के अधिकांशतः यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के अधिकांशतः यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के N-1D उपकोष अपूर्ण रह जाते हैं। ऐसे आयन या यौगिक जिनके N-1D उपकोष अपूर्ण रह जाते हैं, अर्थात D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे ही प्रायः क्या करते हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ऐसे यौगिक ही क्या करते हैं, जिनके N-1D उपकोष अपूर्ण होते हैं। ठीक, अर्थात कह सकते हैं आप D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वही क्या करते हैं, वही तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है लिगेंड क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो लिगेंड क्या होते हैं ये हम जानेंगे। वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज, वे आणविक तथा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण कैसे देना है, तो उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है, K4Fe6। ठीक, क्या लिया है, K4Fe6, जहाँ पे Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है और Cn हमारा क्या है, लिगेंड है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है CuNH3⁴ 2+। ठीक, जिसमें Cu हमारा कॉपर क्या है, कॉपर हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और ये जो NH3 है अमोनिया, ये हमारा क्या काम कर रहा है, लिगेंड है। ठीक, तो समझ गए आप लिगेंड क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो देख सकते हैं आप CuNH3⁴ SO4 में हमें क्या करना है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम कॉपर को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और जो आपका सल्फेट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। ठीक है, और अमोनिया की क्या होती है, अमोनिया यानी इसकी क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, 4 भाग है तो 4 से गुणा करा देंगे। 0 का किसी के साथ भी गुणा कराइए 0 ही होता है। यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा, X + -2 = 0, यानी कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आएगी, X = +2 हमारी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है उपसंयोजन यौगिक में संख्या को परिभाषित कीजिए। उपसंयोजन संख्या क्या होती है ये हमें बताना है। ठीक, तो शंकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसंयोजन संख्या कहलाती है। शंकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंयोजन आबंधों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उस धातु की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक,
हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है इसे हमें बताना है। ठीक, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संकर आयन को परिभाषित कीजिए कि संकर आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसय संयोजन आबंधों द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋण आवेश उपस्थित हो तो ऐसी स्पीसीज को ही हम क्या कहते हैं, संकर आयन कहते हैं। उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणुओं से उपसय संयोजन आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, संकर आयन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और वायु से बचाने के लिए हमें कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि बरतनी होगी। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे कमरे में मुंह तक भर कर तथा 1% एथिल एल्कोहल की कुछ बूंदें मिलाकर रखनी चाहिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और वायु से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भरना होगा, काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% एथिल एल्कोहल की कुछ बूंदें मिलाकर हमें क्लोरोफॉर्म को रखेंगे तो क्लोरोफॉर्म हमारा सही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या करते हैं, एथिल आयोडाइड लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है C2H5I, 2 भाग हमने लिया है क्या, एथिल आयोडाइड के, और इसकी क्रिया हम जिंक के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा, C4H10, जिसको क्या बोला जाता है, ब्यूटेन बोला जाता है, और ये क्या बना लेगा, जिंक आयोडाइड। ये हमारा क्या बना लेगा, जिंक आयोडाइड, और हमें ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का हमें समीकरण लिखना है। एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का हमें समीकरण लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ठीक, इसकी रिएक्शन हम KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ करा रहे हैं चलिए एथेनॉल की उपस्थिति में, तो होगा क्या, हमें एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। हमने किया क्या, हमने यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड लिया और पोटेशियम साइनाइड के साथ जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिल साइनाइड प्राप्त हुआ और पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन। ठीक, एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन दोनों के अणुभार समान होते हैं। ठीक, एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन दोनों के अणुभार समान होते हैं, किंतु कमरे के ताप पर एथिल अल्कोहल द्रव है तथा एसीटोन गैस। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम करते क्या है, देख सकते हैं आप, हम एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य कहा क्या जाता है, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है। एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिसके कारण इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है और यह द्रव अवस्था में रहते हैं। जबकि जो एसीटोन होता है, इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता, इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता, इसीलिए सामान्य ताप पर गैस है। ठीक, और ये हमारा एथिल अल्कोहल क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल को एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराई जाती। क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड के साथ कराई जाती। तो हमने लिया क्या है, मेथिल अल्कोहल लिया है, एस्टिल क्लोराइड लिया है। तो देख सकते हैं आप, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH होता है और एस्टिल क्लोराइड का CH3COCl। तो होगा क्या, यहाँ से ये CH3 समूह, ये CH3 समूह पहले और लास्ट में लिख लेंगे और ये CO और यहाँ से एक O ले लेंगे तो ये हमारा मेथिल एसीटेट बन जाएगा, CH3COO CH3। अब बचा क्या है, बचा है आपका एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है,
सेट-जेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेट-जेफ नियम क्या होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल समूह है तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलाकर जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इस नियम को सेट-जेफ नियम कहते हैं। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह OH प्राप्त होता है तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलाकर H2O यानी जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है, ठीक। हमने लिया है एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? C2H4 एथिलीन प्राप्त होगी और जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। इस नियम को हम क्या कहते हैं? सेट-जेफ नियम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे? एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। कि आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे? रासायनिक परीक्षण तथा समीकरण देकर हमें बताना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जाता है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में जो विभेद है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जाता है। जब हम करते क्या है? एथिल अल्कोहल में जब हम आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जब हम एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफॉर्म हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम करेंगे क्या? इसके लिए हम ले लेंगे इसमें एथिल अल्कोहल लेंगे, ठीक। C2H5OH हम लेंगे एथिल अल्कोहल और आयोडीन के 4 भाग लेंगे, ठीक। और क्या कराएंगे? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आयोडोफॉर्म CH3 आयोडोफॉर्म हमें प्राप्त होगा। 5NaI यानी सोडियम आयोडाइड निकलेगा और ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट है और जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल में विभेद इस टाइप से किया जाता है, ठीक है। ठीक, एथिल अल्कोहल तो आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है लेकिन मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यूरोट्रोपिन क्या होता है? इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है, ठीक। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, ठीक है। तो हमारी फॉर्मेल्डिहाइड क्या करती है? अमोनिया के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होगी और जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? यूरोट्रोपिन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन क्या है? इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या होता है तथा इसके उपयोग बताइए। फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% होती। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है तथा यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, ठीक। उपयोग क्या है? यह मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है तथा यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मिट अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है? रासायनिक समीकरण देकर बताना है, ठीक है। तो स्मिट अभिक्रिया कैसे बनाई जाती है? इस पे हम करते क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो हम ले लेंगे सिंपली कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई सा भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हैं। उसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराइए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो प्राथमिक एमीन आपको प्राप्त होगी। हमने लिया एसिटिक अम्ल जिसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा रहे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन की मात्रा मुक्त हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल जाती। किया क्या? हमने लिया एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल से इसकी क्रिया कराई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमें मेथिल एमीन प्राप्त हुई, नाइट्रोजन भी बाहर निकली और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल चुकी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइमर टीमन अभिक्रिया को समीकरण सहित बताइए, ठीक है। तो फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। जब हम फिनॉल की
अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। हमने लिया क्या, फिनॉल लिया है, इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल समूह वैसा का वैसा रहेगा और ये कार्बन और ये हाइड्रोक्सिल समूह मिलकर क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना लेगा। और क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे 3 क्लोरीन के है और 3 ही भाग Na है तो क्या बन जाएगा, 3 भाग सोडियम क्लोराइड के बनेंगे और 2 भाग जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है। एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है, स्पष्ट करके हमें बताना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन की युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन तथा अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन परमाणु तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। यह एक दुर्बल एकाकी क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण हमारा जो एथिलेमीन है अन्य एमीनों की तरह ही क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। यह एक दुर्बल एकाकी क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया कौन सी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, आप चाहें तो इसको बेंजीन रिंग में भी NO2 लगा के बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ और किसकी उपस्थिति में, जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त क्या होगा, C6H5NO, फिर से इसका अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन C6H5NHOH हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाएगा। क्लोरोबेंजीन को जब क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 60 वायुमंडलीय दाब पर जलीय अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। क्या होता है, जब हम क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर जलीय अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। देख सकते हैं आप, हमने लिया क्या, हमने यहाँ पे ली है क्लोरोबेंजीन के 2 भाग लिए हैं C6H5Cl, इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन। इसके रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा रहे हैं और ये हमारा क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। ठीक, Cu2O 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर जब तीनों को मिलाकर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनिलीन हमें प्राप्त होगा और ये क्या बनेगा, Cu2Cl2 और जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको हमें परिभाषित करना है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके जल अपघटन कराने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉलिस परीक्षण क्या होता है। ठीक है, मॉलिस परीक्षण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो यह कार्बोहाइड्रेट का वह परीक्षण है, यह कार्बोहाइड्रेट का वह परीक्षण है जो कि एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालने पर जो बैंगनी रंग का वलय हमें प्राप्त होता है, यह मॉलिस परीक्षण कहलाता है। यह एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है जिसमें हम क्या करते हैं, परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें 2 मिली अल्फा नेफ्थॉल मिलाते हैं और अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जब डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, बैंगनी रंग का वलय बना लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, मॉलिस परीक्षण कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनुलिन से फ्रक्टोज आप कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, कि इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनुलिन डहेलिया के भी पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च होता है। इनुलिन डहेलिया के पौधों से
पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च होता है। इनुलिन में हम क्या करेंगे, तनु H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर जल के साथ अपघटित करेंगे तो हमें फ्रैक्टोज की औद्योगिक मात्रा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनुलिन में जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें फ्रैक्टोज प्राप्त होगा। सिंपली हमने इनुलिन लिया C6H10O5, ठीक, इसका जल अपघटन कराएंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, फ्रैक्टोज C6H12O6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनुलिन से फ्रैक्टोज प्राप्त किया जाता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिपिड क्या है, इसके प्रमुख कार्य बताइए। लिपिड क्या होते हैं, इसके प्रमुख कार्य बताने हैं। ठीक है, तो ये वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। वे वसा व तेल जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अगर इसे ईथर में और क्लोरोफॉर्म के विलयन में घोल दिया जाए तो ये पूरी प्रकार से घुल जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार से हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, वसा और तेल ये क्या है, लिपिड है। स्टेराइड ये क्या है, लिपिड है। फास्फोलिक लिपिड ये क्या है, ये भी लिपिड है। और टर्पिन्स ये क्या होते हैं, ये लिपिड होते हैं। इनके प्रमुख कार्य क्या है, लिपिड तो हमने जान लिए, अब इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही क्या होता है, लिपिड कहलाता है। शरीर के लिए ताप को नियंत्रित करना भी लिपिड का एक प्रमुख कार्य है। स्टेरॉइड कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं। स्टेरॉइड कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं। ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। जो लिपिड होते हैं ये हार्मोन्स का विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और जनन क्षमता को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये थे लिपिड और इसके प्रमुख कार्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व होता है। ठीक है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। वसा मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करती है और शरीर के बाहरी सर्दी गर्मी से शरीर को क्या करती है, बचाती है। ये किसका काम होता है, वसा का काम होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। तो इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया देख लीजिए, हम क्या कराएंगे, टॉलेन अभिकर्मक को ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ करेंगे, टॉलेन अभिकर्मक की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो टॉलेन अभिकर्मक सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में उसको अपचयित कर देगा। टॉलेन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देगा या रजत दर्पण बना लेगा। तो देख सकते हैं आप, ग्लूकोज लिया हमने और यहाँ पे क्या लिया है, टॉलेन अभिकर्मक Ag2O लिया है। अब दोनों को मिलाकर गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या बना लेगा, सिल्वर दर्पण बना लेगा, जिसको रजत दर्पण भी कहते हैं या रजत दर्पण का काला अवक्षेप। ठीक, ये हमारा 2Ag क्या है, ये हमारा रजत दर्पण का काला अवक्षेप है या फिर आप इसको सिल्वर दर्पण का भी काला अवक्षेप कह सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, फेलिंग विलयन क्या है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। फेलिंग विलयन क्या है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के विलयन को ही फेलिंग विलयन कहा जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के विलयन को ही हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन कहते हैं। ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से अपक्रिया कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। जब हम ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन या फिर फेलिंग विलयन परीक्षण कहते हैं। जैसे ये आपका था ना टॉलेन अभिकर्मक, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण बताइए या फिर फेलिंग विलयन परीक्षण बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन ये वाला आता है। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड को जब हम ग्लूकोज की जब हम फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, यही फेलिंग विलयन परीक्षण कहलाता है। रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो रिएक्शन देख लीजिए, हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है। अब इसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन ये क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं, ये फेलिंग विलयन है। ठीक है, ये फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन के साथ फेलिंग विलयन यानी 2CuO, ठीक, CuO इसको हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन कहते हैं। ठीक, ग्लूकोज की क्रिया हम फेलिंग विलयन के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन परीक्षण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन परीक्षण कहते हैं। तो
तो ये थे हमारे पूरी किताब के 3 नंबर वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, 12th केमिस्ट्री के पूरी किताब के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।